हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मनोज साहू स्टडी चैनल। आइए आज हम चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य मुग़ल एम्पायर के बारे में जानते हैं। क्या कह रखा है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या कह रहा है कि इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने कहाँ तक पढ़ा था, दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली एम्पायर के बारे में जानते हैं। आइए यहाँ पे क्या है कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि मध्यकाल में भारत जैसे उपमहाद्वीप में शासन करना अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन मुग़लों ने फिर भी यहाँ पे शासन कर बैठा और जो है दिल्ली आगरा से लेकर लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अपना अधिकार बना लिया। उसके बाद क्या है, मुग़ल कौन थे, आइए ये जानते हैं। मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्या कह रहा है कि जो मुग़ल थे ये कहाँ से आए थे, ये माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की तरफ से ये ईरान, इराक और तुर्की के तैमूर शासक थे। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो कुछ जो है उस टाइम की शासन प्रणाली की फ़ोटो लगा रखा है कि यहाँ कैसे राजा और उसके मंत्री आपस में बैठे हुए हैं। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। क्या कह रहा है कि जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हराकर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था और जो है 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उस टाइम उसकी उम्र कितना थी, 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो मुग़ल सम्राट की जो है शासन काल को बताया हुआ है। जैसे बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया है। उसके बाद बाबर के पुत्र आते हैं हुमायूं जो है 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। उसके बाद दोबारा ये 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक 1 साल तक शासन करते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद अकबर देखिए तो अकबर का शासनकाल यहाँ पे बता रहा है। अकबर जो है हुमायूं के पुत्र हैं। 1556 ईस्वी से इन्होंने 1605 ईस्वी तक लंबे समय तक शासन किया। फिर है जहांगीर आते हैं। जहांगीर का शासनकाल दिया हुआ है 1605 से 1627 ईस्वी तक। सभी को फोटोज भी दिया हुआ है। शाहजहां आते हैं 1627 से 1658 ईस्वी तक। याद होगा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। उसके बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब 1698 से 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं। आइए आगे समझते हैं। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन मतलब कि वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। परंतु
अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। इस बार हाँ, तालिका के बारे में फिर बताया हुआ क्या कह रहा है कि मुगलों ने जो है सिसोदिया राजपूतों को तो हराया, लेकिन उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, अपमानित उनको नहीं किया। फिर है मनसबदार और जागीर। ये कौन होते थे? जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सार्वजनिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। क्या कह रहा है कि मनसबदार और जागीरदार कौन थे? जो मनसबदार थे वो मुगलों की सेवा करने वाले नौकर को ही मनसबदार कह रखा है यहाँ। जागीरदार क्या जो है मनसबदार को अपनी वेतन मिलते थे, वो जमीन के रूप में मिलते थे, जिसे जागीर कहा जाता है, और ये जागीरदार कहलाए हैं। उसके बाद जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़सवार रखने पड़ते थे। क्या कह रहा है कि उत्तराधिकार मनसबदारों के अनुसार जो है वो अपना आशु सेना घोड़सवार रखते थे। उसके बाद है मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। आई बात समझ में? जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। क्या कह रहा है कि मुगल हमेशा सभी को जमींदार ही कहते थे, चाहे वो मुखिया हो चाहे वो किसान हो। आई बात समझ में? अकबर ने राजस्वामी तोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री तोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। क्या कह रहा है कि अकबर ने जो है सभी को क्या किया कि कृषि की पैदावार पर टैक्स निर्धारित कर दिया कि हाँ आपको अब इतना राजस्व देना है, चाहे फसल ज़्यादा पैदा हो चाहे फसल कम पैदा हो, इससे कम राजस्व नहीं देना। ये प्रथा किसने अपनाई? अकबर ने अपनाई। उसके बाद अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर को क्या लगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा इतिहास काल लिखा जाना चाहिए, तो उसने जो है अपने मित्र और करीबी दरबारी कवि अबुल फजल को कहा कि जो हमारे ये शासन काल है इसको आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो जो है अबुल फजल ने क्या किया, इसको अकबरनामा और आईने अकबरी के नाम से 2 पुस्तकें लिखी। आई बात समझ में? अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। क्या कह रहा है कि जो अकबर ने निर्धारित किया कि हाँ कैसे क्या करना है, तो अबुल फजल के अकबरनामे में ये बताया गया कि जो है साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया जाता था, जिन्हें सूबा कहते थे, और जो इनका देख रेख करते थे उन्हें क्या कहलाते थे? सूबेदार कहलाते थे वो लोग। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। नेक्स्ट है सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक, वेतनधारी, ये सब उसके जो है पदाधिकारी हैं। उसके बाद जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव।
यहाँ पे जहांगीर के बारे में दिखाया हुआ है, बता रखा है कि मेहरुन निन्ना ने 16 से 11 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीरों के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वह वाक के रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ था। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ने लगी थीं। जहां शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 455 थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 100.5% स्वयं उनके एवं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तु पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोचते भी नहीं सकते थे। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। क्या कह रहा है कि जो शिल्पकार लोग थे, इन लोगों के पास धन इतना नहीं बचता था कि ये जो है बराबर टैक्स दे सकें। फिर कह रहा है मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ने लगी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि मुगलों ने कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, और जो कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और सम्राट की सत्ता की पतन की ओर बढ़ती हुई थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है सम्राटों ने अपनी शक्ति को कुलीनों में बांट दिया और जो शासन का राजकोष था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। इस प्रकार से ये चैप्टर अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आइए इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज पे क्या कह रहा है, सही जोड़े बनाइए। मनसब कौन होंगे, ये एक पद था। मनसबदार क्या, ये एक पद था। उसके बाद मंगोल कौन होंगे, उज्बेक होंगे। उसके बाद सिसोदिया राजपूत है, ये कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। राठौर राजपूत है, ये कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। नूरजहाँ है, नूरजहाँ कहाँ के थे, जहांगीर को ही नूरजहाँ को जहांगीर बताया हुआ है। सूबेदार कौन थे, ये गवर्नर थे। आई बात समझ में। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। दक्कन के पांचों सुल्तान सल्तनत बरार, खाना बदोश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था, तो सवार उसके अश्व, सेना, घोड़सवार को दिखाता था। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुल-ए-कुल के विचार को गढ़ने की मदद की।
जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। आइए इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान व इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। सेकंड क्वेश्चन है, मनसबदार और जागीरदार कौन थे? मुगलों की सेवा करने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। अभी मैंने पहले ही बताया है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहा जाता था, और ये जागीरदार कहलाए। आई बात समझ में? नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी थी? अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, जिसमें अकबर के शासनकाल के इतिहास के बारे में बताया गया, शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। मुगलों के नेक्स्ट है, मुगलों के साम्राज्य में आने वाली केंद्रीय क्षेत्र कौन कौन से थे? केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? लाहौर है, दिल्ली है, आगरा है, भाखार है, नहीं मारवाड़ है, मेवाड़ है, पानीपत है, मथुरा है, अजमेर है, दक्कन है और चित्तौड़ है। ये सब मुगलों के शासन में आने वाले प्रांत थे। आई बात समझ में? ये और अपने दोस्तों के साथ ये क्लासेस को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चे घर पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, वो भी इस नॉलेज को प्राप्त कर सकें, क्लासेस ज्वाइन कर सकें। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये आपको ज्ञान अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अच्छी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।